ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद। मैं आज आपके सामने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड इन दिस लेक्चर स्पेसिफिकली आई हैव रिकॉर्डेड फॉर CFL लेवल 1 एग्जामिनेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इस लेक्चर में मैंने आपको जो बताया है बेटे वो बड़ा ही प्रीशियस है। आज अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो यू विल find out the new meanings of non-current assets. तो लेक्चर नंबर 5 CFL लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स। और मैंने लिखा नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन। कभी रुको मत, चलते रहो बेटे। चलना ही जीवन का काम है। कई बार आपको लगता होगा क्या यही लाइफ है, सुबह होती है, पढ़ते हैं, फिर करते हैं, फिर काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे। बेटे दिस इज लाइफ। नेवर स्टॉप, चलते रहो। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने वी आर डूइंग अ चैप्टर नेम्ड एज अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बता रहा हूं दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स टू बी शोन इन द क्लासिफाइड इन अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट, इन अ वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट which is being recognized by IFRS and US GAAP both. And we have discussed so many items. We have discussed current assets. I have told you assets. I have told you what is the difference between current assets and non-current assets. और मैंने आपको current assets के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया लास्ट लेक्चर नंबर 4 में। बट आज ये लेक्चर नंबर 5 है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से assets हैं which are regarded as non-current assets. हम जनरली नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कह देते हैं, कई बार हम इसको प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी कह देते हैं, कई बार हम इसको लॉन्ग लिव्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दैट, बट मैं जो नाम यूज करूंगा आई विल से इट एज नॉन करंट एसेट्स। रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना बेटे, बिल्कुल टेढ़े होकर नहीं बैठना। आज तो मैं आपको बता रहा हूँ आज का लेक्चर बड़ा प्रीशियस लेक्चर है बिकॉज वी हैव अ स्पेशल चैप्टर फॉर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। हम अलग से भी कुछ और डिस्कस करेंगे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बारे में, लेकिन अभी आपका ध्यान से बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं बट नॉन करंट एसेट्स और एसेट्स तो वैसे आप सबको मालूम ही है दैट व्हाट आई मीन बाय एसेट्स आर द रिसोर्सेज और द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच यू विल बी गेटिंग इन फ्यूचर। Assets can be of two types. Those assets जिससे benefit आपको within 1 year, 12 months और operating cycle whichever is longer में मिल जाएगा, I will say that is a current asset. But आपने कुछ assets ऐसे भी तो purchase किए होते हैं जिसका आपको everlasting, long lasting, more than 12 months economic benefit मिलेगा. It means assets जो आपने बेचने के लिए नहीं, एक तो आपको बेनिफिट लॉन्ग मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी, एज आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अपोलो टायर्स। दे हैव परचेज अ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग टायर्स। तो बेटे अपोलो टायर को उस प्लांट एंड मशीनरी से मोर देन 12 मंथ्स ऐसे बेनिफिट मिलने वाला है। एंड दे हैव नॉट परचेज, देयर इंटेंशन इज नॉट टू सेल दैट मशीनरी. Rather, their intention is that machinery will be helpful to them in their day-to-day, in their business operations. आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं आप रजिस्टर ओपन करें, नॉन करंट एसेट्स में लिखें एसेट्स और रिसोर्सेज लिखना है बेटे। अभी हम जूस नोट्स में भी आएंगे, विकीपीडिया में भी आएंगे, बट थोड़ी सी छोटी सी बातें आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा और मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा। एसेट्स और रिसोर्सेज other than those that are reasonably expected to be realized in cash within 1 year or operating cycle. मैंने जब कहा that this is current asset, that those assets whose intention is to sell, my intention is to sell and to realize cash, or those assets with which I can realize cash within 1 year or within operating cycle whichever is longer, उनको हम करंट बोलते हैं। तो मैंने कहा जो ये नहीं है वो नॉन करंट है। मैंने आपसे पूछा राम कौन है, आपने कहा मैं राम नहीं हूँ, इसका मतलब आप शाम होंगे। इट मीन्स द पॉइंट इज ऑपोजिट वर्ड्स आपने किए होंगे, सुबह शाम दिन रात। तो सिमिलरली इफ दैट एसेट इज नॉट अ करंट एसेट, if that is not fulfilling a benchmark of current asset, then that asset will be a non current asset. वही बात लिखी है मैंने। तो मैंने भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा है और आज आपके सामने ये कहना चाह रहा है कि not with the intention to resell,
आप ऐसे एसेट्स जब खरीदते हो, ये तो पहली बात तो समझ आती है, टेक्निकली तो बात समझ आ गई कि जो रिलाइज नहीं करने कैश में, जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा चलेंगे। मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे एसेट्स विच जहाँ पर आपकी नीयत, आपकी भावना उसको बेचने की नहीं है, उस एसेट को, रादर उस एसेट को यूज करने की है, और उस एसेट से आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को असिस्ट करेंगे, गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट इज द मेन इंटेंशन। आप ये समझ लीजिए, वेयर द इंटेंशन इज नॉट टू रीसेल, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखा है। तो मैं आपको नॉन करंट एसेट के फीचर बता रहा हूं। मैंने फर्स्ट फीचर बताया इफ दैट इज नॉट अ करंट एसेट, सेकंड फीचर बताया द इंटेंशन इज नॉट टू रीसेल, थर्ड फीचर बताया दे आर हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ फीचर बताया हेल्ड फॉर फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। फर्नीचर परचेज किया HDFC बैंक ने फॉर देयर स्टाफ कि वो ऑटोमेटिकली यूज करें, आराम से टेबल चेयर में बैठे। तो it means I will say that asset, that furniture which is being purchased by HDFC for the staff member is for facilitation of their operations. So it is a non-current asset. HDFC बैंक ने वो टेबल चेयर बेचने के लिए नहीं खरीदे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 5-6 एग्जाम्पल्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन करंट एसेट्स। जैसे हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं PPE। जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, चिंटू, शंटू, है ना, छोटू, ऐसे ही प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का एक छोटा सा नाम हम डिस्कस करेंगे, PPE। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको 4-5-6 एसेट्स नॉन करंट के एग्जाम्पल से बताऊंगा जो आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं। सेकंड एसेट इज इन्वेस्टमेंट। सेकंड टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट जो हम कह सकते हैं, इट इज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप कई बार इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट इन अ फ्लैट, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है हम इसको किराए में देंगे, अभी पैसे हैं हमारे पास, हम इसको रेंट में दे देंगे और रेंट अर्न करेंगे, पैसिव इनकम अर्न करेंगे। इट मीन्स यू आर नॉट परचेजिंग दैट रियल एस्टेट फॉर सेलिंग पर्पस, रादर यू हैव केप्ट इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। फिर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, जैसे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, आई विल से इट इज अ टेंजिबल एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं। ऐसे एसेट्स भी होंगे जिसको आप टच नहीं कर सकते, दोज आर नेम्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स, वहां डिस्कस करेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स आपने कुछ शेयर्स परचेज किए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, नाउ दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज, they are bonds up to maturity, whether you will be keeping it up to maturity, whether they are held for sale, whether they are available for sale, उसको डिस्कशन करेंगे। अभी आप समझ लीजिए, आपने अगर कोई सिक्योरिटीज बाय की हैं, आप कोका कोला, आपने एप्पल कंप्यूटर्स की सिक्योरिटीज बाय कर ली, आपने पेप्सी की बाय कर ली, तो मैं कहूँगा कोका कोला की जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्ट की हैं कोका कोला ने, पेप्सी में और एप्पल कंप्यूटर्स में, दैट विल बी शोन एज अ नॉन करंट एसेट अंडर द हेड मार्केटेबल सिक्योरिटी। उसके सब हेड्स हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद कैश एंड क्लेम्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू विड्रॉल। बेटे कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको कुछ कैश का बैलेंस हर समय मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी में हर समय ब्लड प्रेशर का नॉर्मल और हाई होना कंपलसरी है कि भाई इतना होना चाहिए, और शुगर लेवल भी इतनी या इतनी तक होनी चाहिए। इसी तरह से सपोजिंगली आपने लोन लिया किसी से, और सपोजिंगली यू वांट टू रीपे टू द लॉन्ग टर्म डेट, और सपोजिंगली फॉर स्पेसिफिक पर्पस आपको कुछ मेंटेन करना है, तो आपको कुछ कैश हर समय मेंटेन करना पड़ेगा। आई विल से दैट कैश विच यू कैन नॉट विड्रॉ, आप ही का है गुलाब जामुन, बट आप उसको खा नहीं सकते, रीपेट्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया यूएसए में, या यूएसए की कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब इंडिया का लॉ है कि यू हैव टू कीप दिस मच कैश ऑलवेज इन इंडिया, यू कैन नॉट 100% विड्रॉ टू योर कंट्री। तो जो भी बैलेंस आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा उसका नाम है, बेटे मैंने वो लिखा है राइट ऑफ द एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट अंडर लीज एग्रीमेंट्स। बेटे जितनी एयरवेज चल रही हैं, जेट एयरवेज, इंडिगो वगैरह जो भी चल रही हैं, जनरली इनके पास जो एरोप्लेन्स हैं दे आर ऑन लीज, और लीज जनरली मोर देन 1 ईयर की अगर इनके पास है
तो मैं कहूँगा दैट इज ऑल्सो द नॉन करंट एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट, बेटे अलग से हम एक सेपरेट चैप्टर करने वाले हैं डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लायबिलिटीज ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू दैट देयर इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट आज आप अभी लिख लें डेफर्ड टैक्स एसेट, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जब समय आएगा। और अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। इसका मतलब अगर वो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, अगर वो इंटेंजिबल भी नहीं है, अगर वो कैश रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, तो फिर भी नॉन करंट है। तो मैं उसको अदर कैटेगरी ऑफ, लास्ट कैटेगरी ऑफ, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स में डाल दूंगा। ठीक है जी। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने जूस नोट्स भी निकाल रहा हूँ। सर आप जूस नोट्स निकाल रहे हैं? हाँ बेटे मैं जूस नोट्स निकाल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जूस नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने A to Z सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी पहले मैं थोड़ी सी आपको हैंड रिटन स्लाइड्स बता दूँ और उसके बाद हम इन जूस नोट्स में आए तो ये वैल्यू एडिशन करेंगे। वैसे जूस नोट्स देखिए बड़े प्यार से लिखे हैं मैंने, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड, इट मीन्स दोज एसेट्स मस्ट बी हेल्ड। वो उस एंटिटी के पास होने भी चाहिए, वो एंटिटी उसकी ओनर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे एसेट दुनिया जान के आप उसके नॉन करंट, आपके होने चाहिए। यू मस्ट परचेज इट, यू मस्ट ओन इट, यू मस्ट हेल्ड इट, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। आपका ऑब्जेक्टिव उसको बेचना नहीं हो सकता, बट आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। या तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट हेल्ड करें, ईदर यू हेल्ड इट एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। आराम से बेटे, कुछ जल्दी है ही नहीं यार। मैंने कहा बात को समझना है। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। DLF कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने लैंड बाय किया कहीं पर जस्ट टू बिल्ड फ्लैट्स और उसके बाद रीसेल करने के लिए, तो मैं कहूँगा दैट लैंड फॉर DLF इज नॉट अ नॉन करंट एसेट, rather because their main objective is not to keep it as an investment or for facilitating their business operations. They want to resell it. So I will say that is a current asset. बट उन्होंने एक रोलर परचेज किया या लिफ्ट परचेज की या एक ट्रॉली परचेज की, है ना, तो ट्रॉली जो परचेज की DLF ने, दैट इज फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस, सो इट विल बी नेम्ड एज नॉन करंट एसेट। ठीक है सर। कंपोनेंट्स, मैंने कहा 5-6 एसेट्स हम डिस्कस करेंगे इन नॉन करंट एसेट। फर्स्ट इज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, थर्ड इज इंटेंजिबल एसेट, फोर्थ इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिफ्थ मैंने जो बताया लीज एसेट्स यूज अंडर लीज एग्रीमेंट्स, सिक्स जो बताया कैश, रिस्ट्रिक्टेड कैश जो आप कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपको सभी को प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरी हैंड रिटन स्लाइड से देखें। मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो फ्लो चार्ट्स जूस नोट्स में नहीं है, तो आपको पहले लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स यूज्ड इन ऑपरेशंस। अब सवाल आता है कि एसेट्स को हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज एसेट्स आर, आई कैन डिफाइन non-current assets into different categories also. That is, I can say कि I can touch it, मैं इस पेन को टच कर सकता हूँ, I can touch it, I can touch my tie, I can touch my mic, मैं अपने ब्लेजर को टच कर सकता हूँ। It means ऐसे assets जिसको आप टच कर सकते हैं, मशीनरी परचेज की अपोलो टायर्स ने, टच कर सकते हैं, those are named as tangible. But if I say plant, property, plant and equipment are tangible assets, are tangible non-current assets, but there are some assets जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं आप, एक लड़के और लड़की के बीच में जो प्यार है, आंखों से इशारे हो रहे हैं, उसको फील कर सकते हैं। लड़के को टच कर सकते हैं, लड़की को टच कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज जो उनके बीच में चल रहा है सॉफ्टवेयर, दैट कैन नॉट बी टच्ड
इट इज इंटेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल। जैसे विंडोज का आपने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाया, विंडो वर्जन 11, 12 जो भी, तो मैं कहूँगा इट कैन नॉट बी टच्ड। जैसे मोबाइल फोन को आप टच कर सकते हैं, इट इज अ टेंजिबल, बट उसके अंदर जो एप्स चल रही हैं, जो बाकी सिस्टम चल रहा है, जो एंड्रॉयड है, दैट इज सॉफ्टवेयर, दैट इज इंटेंजिबल। तो जिसको आप टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल है, जिसको टच कर सकते हैं वो टेंजिबल है। मैंने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टेंजिबल। आप लिख लें टू बी यूज बियॉन्ड द एंड ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड मीन्स मोर देन 12 मंथ्स। करंट पीरियड का मतलब है जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये मेरा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है। व्हेन परचेज्ड, जब हम इनको खरीदते हैं। वैसे देखो मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में वैल्यूएशन की बातें करूंगा, दैट हाउ आई विल वैल्यू नॉन करंट एसेट्स, हाउ आई विल वैल्यू प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। बट थोड़ा सा अभी लिख लें, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा लिख लें। व्हेन परचेज, जब हम इनको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने प्लांट खरीदा, मैंने 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 जैसे मैंने ऊपर वहाँ पे लिखा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने प्लांट परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज की, तो कितने की खरीदी, एट कॉस्ट। तो पहली बात तो हमें देखना है कि उसको खरीदा कितने में, परचेज प्राइस कितना है, उसमें फ्रेट इनवर्ट कितना लगा, उसमें टैक्सेस कितने लगे, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, तो टोटल अमाउंट जो हम कहते हैं दैट इज कॉस्ट। सो दैट प्लांट, दैट प्रॉपर्टी, दैट इक्विपमेंट विल बी valued at cost, which is then expensed over the life of an asset, over the life of an asset। भाई हमने एक एसेट खरीदा, तो हमने जनरली क्या करते हैं, हमने उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन बाय किया, मोबाइल फ़ोन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है, तो मैंने कहा इट विल डिक्रीज ओवर अ पीरियड, और हम क्या करेंगे उसमें डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? तो आप लिख लें बेटे हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चा भूल भी गया, उसको नींद आ रही थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बातें कर रहे हैं। वो कहता है ये कौन सा एसेट है, मैंने कहा इट इज़ अ नॉन करंट एसेट। वो कहता है अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इसके हम फीचर्स लिख रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स यूज्ड इन ऑपरेशंस टू बी यूज्ड बियॉन्ड द एंड ऑफ current period, when purchase recorded at cost, which is to be depreciated, which is to be reduced, or which is to be amortized over a period of life, I will say that is a non current asset। it means non current assets में आप depreciation या amortization भी लगाते हैं, करंट एसेट्स में नहीं लगाते, क्योंकि करंट एसेट तो वैसे भी 12 महीने में कन्वर्ट हो ही जाएंगे कैश में। ठीक है जी, एग्जांपल्स लिख लें, वैसे तो पता ही है फिर भी लिख लें। मैं अब यहाँ पर एग्जांपल्स नॉन करंट एसेट के नहीं बता रहा, I am giving you examples of plant property, plant and equipment, land, building, machinery, furniture, equipment, vehicles, natural resources। सब बच्चे लिख रहे हैं, सब बच्चे लिख रहे हैं इस समय। We are writing down examples of property, plant, equipment, land, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, ये सब बातें हम देख रहे हैं। मैं आ गया जूस नोट्स में। पहले जूस नोट्स में आ जाता है, साथ साथ हम जूस नोट्स भी करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जूस नोट्स। बेटे जो बातें मैंने वहाँ लिखी है ना हैंड रिटन स्लाइड्स में, वो जूस नोट्स में नहीं है, इसलिए आपको हैंड रिटन स्लाइड्स यू हैव टू राइट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम रेफरिंग टू माई जूस नोट्स। एज पर माई जूस नोट्स आई हैव रिटन दीज आर टेंजिबल। इट मीन्स प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ टेंजिबल, आई कैन टच इट। मैं इक्विपमेंट को टच कर सकता हूँ, प्लांट को टच कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को टच कर सकता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपने अभी अभी लिखा। ठीक है, देयर आर टू मॉडल्स टू वैल्यू। बेटे वैल्यू करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे, अभी हम वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे। अभी हम पहले समझ लें नॉन करंट एसेट्स होते क्या हैं, हम उनको सीख लें, हम उसके बाद आगे आएंगे कि उनकी इम्पेयरमेंट कैसे करते हैं और वो कैसे करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 6। मैं आ गया जी दूसरा एसेट के ऊपर जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इट मीन्स the property which you have not purchased for assisting in your business operations, जो आपने अपनी बिजनेस ऑपरेशन के लिए नहीं रखी, बट आपने उसमें एज ए इन्वेस्टमेंट रखा कि आप उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अर्निंग कर लेंगे। तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने हैंड रिटन रूल्स नहीं बनाया, तो आप अभी लिख लें प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंट
और फॉर एप्रिसिएशन। भाई आपने एक बिल्डिंग परचेज कर लिया, आपने एक फ्लैट परचेज कर लिया कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम उसके बाद बेच देंगे। इट मीन्स आपका पर्पस इसको बिजनेस ऑपरेशन में असिस्ट करने का नहीं है, बट यू वांट टू कीप इट एज अ इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने उसको कहा कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बट यूएस गैप्स ने ना अलग से कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। आईएफआरएस ने दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट हेड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इट विल बी अमोटाइज्ड एंड इट विल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। वो वैल्यूएशन तो देख ही नहीं रहे, अभी हम खाली समझ रहे हैं दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मैं आ गया जी नेक्स्ट एसेट के ऊपर। पहले हम आ गए इनटैंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो पहले आप आ जाइए जी जूस नोट्स में। बेटे जूस नोट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बताऊं, जूस नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आप शायद उनकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद समझेंगे। यू कैन गिव एनी अदर एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग अगर आपने जूस नोट्स प्रॉपरली बना लिए। ठीक है जी। तो मैं कहता हूं आप लिखें डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। पहली बात, इनटैंजिबल एसेट्स जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। जैसे आपको हम टच कर सकते हैं, बट आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, वी कैन नॉट टच इट, दैट इज नेम्ड एज इंटेंजिबल, बट प्रोवाइड बेनिफिट टू द एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो बेटे मैं अपने ऑफिस के बाहर मैकडोनल्ड्स लगा सकता हूँ। इट मीन्स आई कैन अर्न ऑन दैट बिकॉज आई हैव परचेज एन इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, और आई हैव बोरोड, आई हैव परचेज अ कॉपीराइट। मैंने पेटेंट ले लिया, मैंने किसी की गुडविल ले ली, एक गुडविल जनरेट कर ली। तो मैं कहता हूँ ऑल दोज एसेट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल एसेट्स मे बी, अब देखिए अलग अलग कैटेगरीज, वी कैन हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो उसको अभी मैं जूस नोट्स में डिस्कस करूंगा दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइबल, मतलब हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट, हम बुक्स बनाते हैं, अमेजोन में सेल करते हैं, तो बेटे उन बुक्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई विल से दैट इट इज अ आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। बट गुडविल, मैं कहता हूं जी नाइकी की एक गुडविल है, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि गुडविल अलग से कितनी है, बिकॉज वो मिली हुई है, मिक्स है। हल्दीराम भुजिया वाला, बीकानेर, मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरवेज, तो आपको उसकी गुडविल फील तो हो रही है, बट इट कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। इट मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाइबल भी हो सकते हैं, अनआइडेंटिफाइबल भी हो सकते हैं। वी विल सी कि उसकी हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। आप देखिए भाई साहब, आप लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं कहता हूं मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर आपने लेट के पढ़ा तो। आप लिखिए, ए पॉइंट लिख लिया क्या, बी पॉइंट लिखा, इंटेंजिबल एसेट्स में बी आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट लाइफ भी हो सकती है। जैसे मैंने पेटेंट लिया, तो बेटे पेटेंट, जैसे कोविड की फाइजर वालों ने पेटेंट करा लिया कि भाई ये फार्मूला ये हम ही यूज़ करेंगे और कोई यूज़ नहीं कर सकता, तो इट हैज़ अ लाइफ। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग वो फॉर्म उनके पास रहेगा पेटेंट। इट मीन्स सिमिलरली कोविशील्ड इन इंडिया, द पॉइंट इज दे इट हैज़ अ लाइफ, इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ और इट मे हैव अ इनफाइनाइट लाइफ। जैसे गुडविल है, गुडविल की इनफाइनाइट लाइफ होती है, बट अगर आपने कॉपीराइट लिया है, आपने पेटेंट लिया है, इट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट लिया है, इट हैज़ अ फाइनाइट लाइफ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स मे हैव अ फाइनाइट लाइफ। अब अगर फाइनाइट लाइफ है और हमें पता है कि इतनी उम्र है, तो हम उनको क्या करेंगे, अमोटाइज करेंगे। बेटे इंटेंजिबल एसेट्स को हम डेप्रिशिएट नहीं करते, हम इंटेंजिबल एसेट्स को हम अमोटाइज करते हैं। वी नो डाउट रिड्यूस द वैल्यू, बट उस प्रोसेस का नाम है अमोटाइजेशन, उस प्रोसेस का नाम डेप्रिसिएशन नहीं है। दूसरा, और इनफाइनाइट लाइफ टू बी
टू बी असेस्ड फॉर इम्पेयरमेंट। अभी देखेंगे व्हाट इज इम्पेयरमेंट, आप खाली ये चार्ट बना लीजिए, मैंने अभी वैसे इम्पेयरमेंट बताया नहीं, सेपरेटली अलग से लेक्चर लूंगा और फिर बताऊंगा इम्पेयरमेंट क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी क्रिएटेड इंटरनली और परचेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल फाइजर ने या कोविशील्ड ने या कोवैक्सीन ने अपनी ही टेक्नोलॉजी से रिसर्च किया, उसको डेवलप किया और कोविड-19 की एक मेडिसिन, एक वैक्सीन बनाई, तो मैं कहूँगा दे हैव प्रिपेयर्ड इट इंटरनली। इट मीन्स दैट पेटेंट इज बीइंग जनरेटेड इंटरनली एंड सपोजिंगली उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, किसी दूसरी कंपनी से मेडोरना से बाय कर ली, तो आई कैन बाय इट ऑल्सो। तो आपको तीन तरह की बातों का ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स में, आइडेंटिफाइबल, अनआइडेंटिफाइबल, दूसरा फाइनेट लाइफ, इनफाइनेट लाइफ, इंटरनली जनरेटेड और कैन बी परचेज्ड एक्सटर्नली। ठीक है जी, आइए एग्जांपल्स लिख लीजिए, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, अभी मैं जूस नोट्स में आ रहा हूँ, उसके बाद ही कॉपीराइट्स एग्जांपल्स सभी बच्चे लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सब बच्चे लिखेंगे। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी। आइए जी, भूपेश आनंद के साथ चल पड़िए जूस नोट्स में। मैं आ गया जी इंटेंजिबल एसेट्स में। आपके सामने इस समय इंटेंजिबल एसेट्स हैं विच दैट लैक फिजिकल सब्सटेंस, identifiable or unidentifiable. I have just told you that the categories of intangible assets can be like this, can be sold separately, क्योंकि अगर identified है, भाई मैं कह सकता हूँ ये मेरा पेटेंट इस प्रोडक्ट के लिए, ये पेटेंट इस प्रोडक्ट के लिए, ये पेटेंट इस प्रोडक्ट के लिए, ये कॉपीराइट इस बुक के लिए, इट मीन्स दे आर आइडेंटिफाइबल एंड आई कैन सेल इट, क्योंकि मैं अलग अलग कर सकता हूँ। जब मैं अलग अलग ही नहीं कर सकता, बंडल लिया है, मिक्स ही है, तो मैं अलग अलग नहीं कह सकता इतने ये इसके, ये इसके, ये इसके, तो मैंने कहा इट कैन बी सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, अमोटाइज एज वेल एज इम्पेयर्ड। अब मैंने आपको नहीं बताया इम्पेयर्ड क्या होता है। अमोटाइज का मतलब मान लें डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन का वर्ड टेंजिबल में यूज करते हैं और इनटेंजिबल में अमोटाइजेशन यूज करते हैं, इतना लिख लें। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में, इफ द एसेट इज अनआइडेंटिफाइबल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। बड़ी सिंपल सी बात है, आई कैन नॉट सेल इट सेपरेटली। बेटे बड़ी मेहनत से ये सारी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, सो नीदर अमोटाइज। अब गुडविल अगर अनआइडेंटिफाइबल हो तो मैं किसको अमोटाइज करूँ, आप ये बताओ ना। रटना है नहीं, लॉजिकली बात को समझना है कि मुझे पता है ये चीज़ है तो मैं इसको एक अमोटाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है ये चीज़ नहीं है, मिक्स है, कहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कितनी है, आई कैन नॉट अमोटाइज इट। ठीक है सर, तो आइए मैं भूपेश आनंद आपको वैल्यूएशन अभी तो नहीं बता रहा, आपको ये कहना चाहता हूं कि इंटेंजिबल एसेट्स हैव अ फाइनाइट लाइफ एज वेल एज अ इनडेफिनेट लाइफ। जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स की फाइनाइट लाइफ है, बट हम सबकी जो यूट्यूब की एसेट्स हैं बेटे, ये इट हैज़ अ इनफाइनाइट लाइफ। तो मैंने लिखा फाइनाइट लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स आर अमोटाइज्ड एंड टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। जैसे आइडेंटिफाइबल के लिए हमने कहा इट इज सेम एज identifiable. Infinite life not amortized but tested for impairment. वो देखेंगे इम्पेयरमेंट क्या आता है। बेटा मैंने इम्पेयरमेंट बताया नहीं तो फिर इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसमें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा से इसी स्लाइड्स में आऊँगा और फिर आपको वैल्यूएशन और अमोटाइजेशन की थोड़ी सी बातें बताऊँगा। मैं कहता हूँ जी इफ़ दे आर क्रिएटेड इंटरनली, जैसे इंटरनली का मतलब क्या है, मैंने कहा भी एग्जाम्पल दिया वैक्सीन का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी एक्सपेंस। आप बताइए जी, जब कोई भी चीज़ हम पहले बनाते हैं तो पहले रिसर्च होती है या पहले डेवलपमेंट होनी शुरू होती है? फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च, कि भाई वो है भी, उसको बना भी सकते हैं या नहीं। अब रिसर्च कर ली हमने, वैक्सीन टेस्ट कर ली, तो उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं। इट मीन स्टेप नंबर 1 इज, प्रोसेस नंबर 1 इज, फेज नंबर 1 इज रिसर्च। अब रिसर्च में क्या होगा, साइंटिस्ट होंगे, लैब होगी, एक्सपेंस होगा, या जो भी आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे। सिमिलरली डेवलपमेंट में जब आप स्टेज में आ जाएंगे तो उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो एज पर यूएस गैप्स रिसर्च एक्सपेंसेस और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस दोनों के दोनों आप इसको एक्सपेंस शो कर सकते हो।
तो यहाँ देखिए आप, मैंने क्या लिखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी एक्सपेंस का मतलब है इट कैन बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट. But if I prepare a balance sheet as per IFRS, IFRS has a different mode in this case of research and development. They say that up to research stage जो भी एक्सपेंस हुए वो तो एक्सपेंसेस शो करो. इट इज टू बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट, इट इज टू बी शोन एज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट. बट आपको जब पता चल गया कि ये वैक्सीन है, ये कारगर है, इट इज नाउ सक्सेसफुल, तो आप उसकी डेवलपमेंट करोगे. और जब आप डेवलपमेंट करोगे तो जो भी एक्सपेंस डेवलपमेंट स्टेज का होगा इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंस. इट मीन्स इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. इट मीन्स इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. वही बात है, आप आराम से जूस नोट्स देख लें, मैंने बड़ी प्यार से प्यारी सी बातें लिखी हैं. इंटरनली क्रिएटेड इंटेंजिबल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी एक्सपेंस का मतलब है I can show it in income statement. फिर मैंने लिखा रिसर्च स्टेज, अप टू रिसर्च स्टेज एक्सपेंस कैन बी expensed. डेवलपमेंट स्टेज एक्सपेंस कैन बी कैपिटलाइज्ड. आराम से. मैं भूपेश आनंद आपके सामने गुडविल भी अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. वैसे आपको पता ही चल गया गुडविल है क्या. मैं बात करता हूं कोका कोला, तो कुछ गुडविल है. धीरे से आपके माइंड में कोका कोला की इमेज आ गई, आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आ गई कोका कोला को लेकर. तो दैट इज नथिंग बट गुडविल. इट इज इंटेंजिबल एंड इट हैज it is unidentifiable and it has a infinite life. इतना जानिए. आगे तो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि गुडविल के बारे में मैंने और आपको डिटेल में बताना है. मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट, आज के इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट की तरफ. आखिरी से भी वैसे एक बात और भी है कि अभी हमने एक और एसेट डिस्कस करना है जिसको मैं कहता हूँ रिस्ट्रिक्टेड कैश. इसको भी लिख लीजिए बड़े अच्छा है ये बड़ा, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन करंट एसेट. रिस्ट्रिक्टेड कैश, इट मीन्स कैश कैन बी अ करंट एसेट और कैश कैन बी अ नॉन करंट एसेट. बट व्हेन आई से दैट दिस कैश इज रिस्ट्रिक्टेड एस्क्रो अकाउंट में, आप इसको टच नहीं कर सकते. इट इज नॉट टचेबल. तो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिस कैश को हम टच नहीं कर सकते, वो बेटे मैंने रीजन लिखे हैं, एक आइडिया के लिए लिख लेंगे. कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर नंबर ऑफ रीजंस. पेटी कैश, भाई हमने एक रूल बनाया अपनी कंपनी में, नैरोलैक पेंट्स में या भूपेश आनंद क्लासेस में, कि भाई 5,000 रुपये इंडियन रुपीज़ या $5,000 हमेशा कैश बॉक्स में पड़े रहने चाहिए. आप उसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ टू बी केप्ट एज अ रिजर्व फॉर पेटी कैश. पेबल फंड्स, पेरोल फंड्स, रिटायरमेंट ऑफ डेट. अब हमने सपोजिंगली कुछ कैश का अमाउंट सेपरेटली रखा है दैट वी हैव टू रिडीम दोज बॉन्ड्स, वी हैव टू रिडीम दोज डेट इन द कमिंग पीरियड. सो दैट कैश दैट इज ऑल्सो अ नॉन करंट एसेट. इट मीन्स मैं इस समय आपको रिस्ट्रिक्टेड कैश की बातें कर रहा हूँ. ठीक है जी. कंपनसेटिंग बैलेंस, कई बार आप बैंक से लोन लेते हो और जब आप लोन लेते हो तो बैंक की कंडीशन होती है कि आपको इतना बैलेंस तो हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में. तो बेटे दैट बैलेंस विच यू हैव टू मेंटेन ऑलवेज इन योर बैंक अकाउंट, इट इज नेम्ड एज कंपनसेटिंग बैलेंस. गेटिंग माय पॉइंट. तो आइए जी, मैं लास्ट एसेट की तरफ बढ़ रहा हूं और उसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. और मैंने बड़े प्यार से यहां लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. इट मीन्स जो सिक्योरिटीज, इट मीन्स जो बॉन्ड्स, जो प्रेफर्ड स्टॉक, जो कॉमन स्टॉक, जो भी कुछ आपने बाजार से सिक्योरिटीज खरीदी हैं, मैं कहूंगा दोज आर नेम्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ठीक है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन अभी देखेंगे. वैल्यूएशन ऑफ पैसिव, ठीक है. सिक्योरिटीज इन विच द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पार्टिसिपेट. ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं होता. मतलब it means you know the concept of holding company and subsidiary company, you know the concept of investing company, you know the it means मैं उन कंपनीज के सिक्योरिटीज बाय कर रहा हूं नॉट विद द इंटेंशन टू होल्ड और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट. बिकॉज अगर मेरे पास 20% या उससे ज़्यादा की पावर आ गई तो आई विल हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल. My intention is not to have a significant control. I don't want to control it. I don't want to
create it as a child company, as a subsidiary company. I don't want to become a holding company. बस मेरे पास पैसे थे, मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बस उस कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज कर ली. दिस इज द इंटेंशन. नो इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी, लेस देन 20% ओनरशिप. तो आपको मैंने ये बताया, दोज एसेट्स, दोज सिक्योरिटीज आर नेम्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. भूपेश आनंद के इस लेक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं, और मैं इस समय आपके सामने विकिपीडिया में आ चुका हूं, और विकिपीडिया ये कहती है कि भाई फिक्स एसेट हैं क्या. What I mean by non-current assets, what are fixed assets, how we can define a fixed asset, and what is a property. What is a property? Property is a system of right that gives people legal control over valuable things. बेटे एक एक बात के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है विकिपीडिया. आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी अगर टाइम हो तो विकिपीडिया से ऐड ऑन करें. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स बताया, नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल्स बताए, फिर मैंने उन एग्जाम्पल्स की डेफिनेशंस बताई. नो डाउट मैंने अभी वैल्यूएशन नहीं बताया, बट वो अलग से हम सब जब स्पेशल चैप्टर आएगा तो करेंगे, अभी नहीं कर रहे. तो अभी यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.